सो फ्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी बेसिक सीरीज़ में मैं आज आपको सॉक या सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के बारे में बताऊंगा और इसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो सॉक एसेंशली क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी सेंट्रल हब या कमांड पोस्ट होती है जिससे लोग कॉन्टीन्यूसली सिक्योरिटी मॉनिटर करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, सिक्योरिटी पॉस्चर की, सारे सिस्टम सिक्योर हैं या नहीं है, और अगर इश्यूज हो रहे हैं तो उसको मैनेज करते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये। ओके, अब मैं अगर बेसिक्स पे जाऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बिजनेसेस को साइबर सिक्योरिटी चाहिए क्यों। ओके, तो आमतौर पे क्या होता है, जैसे कोई भी बिजनेस होगा वो आईटी यूज़ कर रहा है। जैसे बैंक्स का एग्जांपल लें तो बैंक्स की क्या होगी, मोबाइल ऐप्स होती है ताकि मेरे आप जैसे लोग लॉगिन कर सकें और अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकें। उनकी अगर स्टॉक मार्केट में वो लोग हैं तो उनकी स्टॉक ट्रेडिंग की ऐप होगी, उनकी इंश्योरेंस की ऐप्स होती हैं, और सिमिलर उनकी सब हर चीज़ की डेस्कटॉप वेबसाइट होती है। तो ये उनकी कस्टमर साइड है, यानी एक्सटर्नल वेबसाइट्स है। लेकिन अगर मैं इंटरनल की बात करूँ तो जहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके एम्प्लॉयज सिस्टम्स को एक्सेस कर देंगे, क्योंकि उनकी लॉगिन डिफरेंट होता है, उनको एक्सेस डिफरेंट टाइप की होती है, क्योंकि अपने हर कस्टमर का डेटा देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो वो वाली जो एप्लीकेशंस होती है वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में डेटा शेयर होता रहता है तो कनेक्टेड होती हैं। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस जब साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचता है तो अपने बिजनेस में जो आईटी का यूसेज है उसको समझता है और अकॉर्डिंगली वो रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करता है साइबर सिक्योरिटी। जैसे इस बैंक के केस में अगर मैं एग्जांपल लूँ, क्योंकि हम सब बैंकिंग समझते हैं इसलिए मैंने बैंक कंसिडर किया है, तो बैंक की सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि उसके कस्टमर का डेटा हैक ना हो। सेकेंड, हमेशा सिस्टम चलते रहे, तो सब बिजनेस को हमेशा आईटी सिस्टम्स यूज़ करें तो हमेशा ही ये चलना है। ओके, सेकेंड क्या है कि एम्प्लॉयज़ के सिस्टम्स हमेशा चलते रहें ताकि बिजनेस में एक्टिविटी डाउन ना कभी बंद ना हो, ब्रांचेस हमेशा ऑपरेशनल रहें, उनके सिस्टम्स डाउन ना हो। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर मैं हाई लेवल पे बहुत रखूँ, ऑफ कोर्स इनको मैं कई लेवल पे डीप डाउन कर सकता हूँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिजनेस को अपनी आईटी नीड्स के हिसाब से साइबर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वो अटैक्स ना हो उसको प्रिवेंशन सिस्टम्स लगाते हैं। प्रिवेंशन सिस्टम्स का एग्जांपल हो गया ऐसे टूल्स, और अगर अटैक हो रहे हैं रियल टाइम में तो उनको रोक सके। जैसे अगर बैंक की वेबसाइट है वो कभी डाउन ना हो और उस पर अटैक्स अगर कोई कर रहा है, जैसे डीडॉस अटैक होते हैं जिसमें आप वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक भेजते हैं ताकि वेबसाइट लोड ना ले पाए और बंद हो जाए। ओके, तो इसके लिए उनको एंटी डीडॉस सोल्यूशन लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर उनकी एप्लीकेशंस वेब पे हैं या मोबाइल पे हैं तो उनको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स लगानी पड़ती हैं। ऐसी फायरवॉल्स होती हैं जो कि वेब एप्लीकेशन को समझते हैं और नॉन अटैक पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली ब्लॉक कर देती हैं उस बैड ट्रैफिक को। ठीक है, तो गुड ट्रैफिक होता है जो जेन्युइन ट्रैफिक है, बैड ट्रैफिक है जो मलिशियस ट्रैफिक है जिसका काम आपकी वेबसाइट को हैक करना है, सिंपली। अगर मैं इंटरनल नेटवर्क की बात करूं तो फायरवॉल्स हो सकती हैं, नेटवर्क फायरवॉल्स जिनको हम आमतौर पे कहते हैं, यानी जो नेटवर्क में एक्टिविटी हो रही है उसमें अगर कुछ बैड आ रहा है तो उसको ब्लॉक करती हैं। जैसे मैं अगर कोई वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ और उस वेबसाइट से कोई इन्फेक्शन आ सकता है नेटवर्क में या मेरे लोकल सिस्टम में, तो नेटवर्क फायरवॉल्स उसको एनालाइज करती है और ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अगर मैं सिस्टम पे बात करूँ तो सिस्टम पे अगर कोई मैंने फाइल डाउनलोड कर ली और फाइल की वजह से इन्फेक्शन कोई हो जाता है तो एंटीवायरस होते हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी सोल्यूशंस होते हैं, EPP एंड पॉइंट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म्स कहते हैं उन्हें, वो उस फाइल को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजीज ये हमने सीखा। तो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो अलग अलग कंपनीज बनाती हैं प्रिवेंटिव साइड में। अब क्या होता है, क्योंकि प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजीज आमतौर पर सिग्नेचर्स या नॉन बैड पैटर्न्स को डिटेक्ट करके ब्लॉक करती हैं, और पैटर्न लाखों करोड़ों में होते हैं, तो डिटेक्शन साइड भी होती है। डिटेक्शन साइड में क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो सिस्टम में अलाउड हो गई हैं, नेटवर्क में अलाउड हो गई हैं, एप्लीकेशन में अलाउड हो गई हैं, उसमें से पोटेंशियली क्या बैड हो सकता है। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करती हैं टेक्नोलॉजीज़, और आमतौर पे यही सॉक में यूज़ होती हैं। ये रूल बेस्ड हो सकती हैं, जो एनालिस्ट यानी जो लोग इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी लोग जो समझते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं कि उनके हिसाब से नॉन पैटर्न्स क्या हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है कि पहले क्या होता था कि अगर आपने 4-5 बार सिस्टम में लॉगिन कर लिया तो सिस्टम का अकाउंट लॉक हो जाता है, सिस्टम का अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर कोई हैकर है उसको पता है कि 4 बार में अकाउंट लॉक हो जाता है तो 3 ही बार रॉन्ग पासवर्ड चाहिए करे, और 3 पासवर्ड लॉगिन के बाद गलत लॉगिन के बाद अचानक सक्सेसफुल हो जाए तो ये
ब्रूट फोर्स टाइप का अटैक होता है, ठीक है। तो इस तरह के अटैक्स के पॉसिबल पैटर्न्स पता होते हैं और लोगों को, तो वो इस तरह के पैटर्न से रूल्स डिफाइन कर देते हैं, और जब वो रूल्स चलते हैं वो नॉन स्टॉप डेटा मॉनिटर करते रहते हैं और अलर्ट दे देते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन दे देते हैं। अब नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आती है वो रिस्पॉन्स साइड में आती है, यानी अगर आपको कोई ब्रीच पता चला है, कोई हैक पता चला है, तो उसको हैंडल कैसे करना है, और इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आ जाते हैं। मैंने अभी तक टेक्निकल का एग्जांपल लिया, नॉन टेक्निकल हो गया, जैसे किसी का लैपटॉप चोरी हो गया, जैसे कंपनी के CEO का लैपटॉप चोरी हो गया, तो कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उसमें तो क्रिटिकल डेटा है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड प्रोसेस बना लेते हैं, स्टेप्स बना लेते हैं कि हाँ, अगर इस पॉसिबल थ्रेट सिनेरियो में, इस इशू के सिनेरियो में हमें ये सारी एक्टिविटी कैरी आउट करनी है, ठीक है। तो पीपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का एक फ्यूजन बनता है जो जिससे कि साइबर सिक्योरिटी टीम्स काम करती हैं, ठीक है। तो जो सॉक होती है वो एसेंशियली पीपल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का एक मिक्सचर होता है, जहाँ पे वो कॉन्टिन्यूसली साइबर सिक्योरिटी पोस्चर जो होता है कंपनी का, वो उसको मॉनिटर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि साइबर कंपनी हमेशा सेफ रहे, ओके। अब इसमें जैसे कि आप गेस कर सकते हैं, अब तक पहला काम क्या होता है, एसेट्स में क्या आ सकते हैं, लोग, सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, जो उनको मॉनिटर करना है उनको पता होना चाहिए सॉक टीम को। फिर उनको पता होना चाहिए कि वो कौन से टूल्स है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अपडेटेड है या नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। फिर उसको मॉनिटर करते रहते हैं, उनसे जो अलार्म से नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं, उनको वो स्क्रीन पे देखते रहते हैं, और इन सब को वो डेटा कलेक्ट करते हैं, लॉग डेटा यानी कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको सिस्टम में एक रिकॉर्ड बनाते हैं, उसको हम लॉग कहते हैं। साथ ही साथ वो लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज मॉनिटर करते हैं कि एग्जांपल किसी ने बोला कि इस यूज़र का नया का अकाउंट बना दीजिए इस एप्लीकेशन में, तो वो देखते हैं कि ओके, अकाउंट बनाने से कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, किस टाइप की प्रिविलेज है, उसको एक्सेस राइट्स क्या मिल रहे हैं, क्या कर सकता है उस सिस्टम के अंदर, उससे कोई सिक्योरिटी का इशू तो नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें मॉनिटर करते हैं। सिर्फ अकाउंट नहीं, बट सॉफ्टवेयर चेंजेस या कुछ और पैटर्न, अगर सिस्टम की स्टेट चेंज करनी है तो उसका काम भी सॉक का ही होता है, ओके। उसके बाद जब अलर्ट्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको बेस्ड ऑन सिवियरिटी यानी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो उसको रैंक करते हैं और हैंडल करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर एक दो यूजर्स का साथ में अलर्ट आया है, एक CFO का सिस्टम है और एक बैंक का टेलर है, तो दोनों में से आप कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे किसको हैंडल करना है। तो सॉक टीम क्या करती है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का अलर्ट है वो डिसाइड कर सकती है कि मैं CFO का देखूंगा या फिर मैं टेलर का देखूंगा। जैसे टेलर का अगर सिस्टम, उसका अकाउंट डिसेबल हो गया और CFO के में मैलवेयर आ गया, तो आप लॉजिकली आप CFO के सिस्टम को पहले एड्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो है काम होता है, अगर जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको, थ्रेट्स आ रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको हैंडल करना, सिस्टम को रिकवर करना जब इश्यूज़ हैंडल हो जाए, कंप्लायंस चेक करना। तो कंप्लायंस क्या होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे बैंकिंग में RBI होती है, वो मैंडेट करती हैं कि आपको ये सारे सिक्योरिटी चीज़ें चेक्स होने चाहिए, आपने प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए, रिकॉर्ड्स बनने चाहिए। तो ये पीरियोडिक असेसमेंट चलते रहते हैं, चेक्स होते रहते हैं, और जो सॉक टीम है वो हेल्प करती हैं अपने इन चेक्स के अगेंस्ट। उसके अलावा नेक्स्ट काम होता है सिक्योरिटी को कॉन्टिन्यूसली रिफाइन करना, इंप्रूव करना, जो अटैक्स हुए हैं उनसे लर्निंग लेना, एनालाइज करके, और फिर सिस्टम्स को फाइन ट्यून करते रहना कि आपको कोई वापस वो अटैक्स रिपीट ना हो, ठीक है। और लास्ट काम होता है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, कि आपके जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं उनको हमेशा पता रहे कि किस तरह के इशूज़ से बच के रहें। जैसे आप बैंक से ईमेल आती होगी कि किसी अननोन वेबसाइट पे लॉगिन ने पासवर्ड ना दें, और इनकम टैक्स वाले भी करते हैं, आधार वाले भी करते हैं, जो जहाँ पे हमारा प्राइवेट डेटा रहता है, इंपॉर्टेंट डेटा रहता है, वो सारा आमतौर पे बिजनेसेस या कंपनीज वो सारी अवेयरनेस करती रहती है और सॉक टीम इसमें हेल्प करती है, ओके। तो ये उनका की एरिया हो गया, ओके। अब बात करते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे SIEM टेक्नोलॉजी, SIEM, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ है, 20 साल के करीब तो एटलीस्ट है। मुझे 2007 में याद है, मैंने पहला SIEM पे काम किया था। और इस टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है, सारे जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो आपकी बिजनेस के अंदर जो भी सिस्टम्स है IT के, उनके लॉग डेटा लेती रहती है, उनका ऑडिट डेटा भी जिसको कहा जाता है कि क्या एक्टिविटी चल रही है, और वो एक जगह पे स्टोर होता है और उस डेटा पे रूल्स लिखे जाते हैं, और इस तरह के पैटर्न्स के जो आमतौर पे प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजीज नहीं कर पाई। जैसे एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है कि अगर किसी ने वीकेंड पे किसी सर्वर पे लॉगिन किया तो अलर्ट आ जाना चाहिए, जो कि आमतौर पे पॉसिबल नहीं होता। लोग वीकेंड पे ऑफिस के अंदर क्रिटिकल सर्वर्स पे काम नहीं करते, ठीक है। दूसरा हो सकता है, दूसरी टेक्नोलॉजी है वो
EDR है, और ये आमतौर पर एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के साथ चलती है। और EDR का काम क्या होता है, एंड पॉइंट से पे कुछ मान लीजिए मलिशियस एक्टिविटी मिली है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करना। तो जैसे मैंने USB पे लाया और मैंने इंसर्ट करा, तो कोई फाइल है, उससे कोई लेट्स से मैलवेयर आ गया, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन ब्लॉक नहीं कर पाया क्योंकि नॉन पैटर्न्स पे करते हैं आमतौर पे सॉफ्टवेयर काम। तो EDR क्या हेल्प करता है सॉफ्ट टीम को, वो इन्वेस्टिगेट करता है कि प्रशांत पेन ड्राइव लाया था, किस दिन लाया था, किस टाइम पे लाया था, उसने सिस्टम में क्या किया, क्या उसने फॉर्मेट किया, या सिस्टम में सिर्फ एक जगह जाके इंस्टॉल हो गया, मेरे सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे तो नहीं गया अटैक करने के लिए, ठीक है, अभी क्या डेटा भेज रहा है। तो EDR इस तरह की एक्टिविटी करता है और इसका फुल फॉर्म है अगेन एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ओके, और आजकल बहुत सारी कंपनी EDR EPP एक ही प्रोडक्ट के अंदर बनाते हैं, पहले डिफरेंट प्रोडक्ट हुआ करते थे। ओके, थर्ड जो टेक्नोलॉजी सॉक की टीम के पास होती है वो है थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस एसेंशियली डेटाबेस होता है नॉन बैड इंडिकेटर्स का, और इंडिकेटर्स यानी ऐसी वेबसाइट्स, IP एड्रेस, URLs जैसे पेजेस हो गए जो पता है जहाँ से अटैक आता ही आता है, ठीक है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, नॉन स्टॉप इंटरनेट पे सर्च करती रहती हैं, ऑटोमेट यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स, कई बार मैनुअल भी, और डेटाबेस बना लेती हैं और इस डेटाबेस को सेल करते हैं, फ्री में भी अवेलेबल है ऑफ कोर्स। और ये आपके प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजीज़ में भी इंटीग्रेट हो जाता है, डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज़ में भी इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। और सॉक के केस में ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज डिटेक्शन होती हैं। ओके, तो थ्रेट इंटेलिजेंस जैसे एग्जांपल अगर मैंने अपनी फायरवॉल में डाल दिया कि ये लेट्स एक वेबसाइट है abc.com, वहाँ पे सब, अगर थ्रेट इंटेलिजेंस कंपनी को लगता है कि abc.com पे जो भी ब्राउज़ करेगा वो इन्फेक्ट हो जाएगी उससे सिस्टम, तो abc.com फायरवॉल में चला जाएगा, और अब जैसे ही किसी ने यूज़र ने कोशिश करी abc.com पे जाने की तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है। तो ये काम थ्रेट इंटेलिजेंस का हाई लेवल पे होता है। कई बार थ्रेट इंटेलिजेंस स्पेसिफिक एक्टिविटी भी पे डेटा देते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर हैकर ग्रुप्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी रहते हैं, और वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस, कंपनी का क्या गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी होती है वो NTA-NDR होती है। ये टेक्नोलॉजी नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करती है, जैसे कैमराज को हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर आप एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पे क्या होता है कि प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजीज भी होंगी और डिटेक्टिव भी होती है। सो प्रिवेंट नॉट टेक्नोलॉजी, आई मीन पीपल। तो प्रिवेंटिव यानी जैसे हमारी CRPF हो गई या पुलिस बल हो गया हमारा, अगर कोई अटैक होता है तो ये लोग रियल टाइम अपने आर्म्स को यूज़ करके उनको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कैमरा भी रखते हैं लोग, रिकॉर्ड कर सकें ऐसी चीज़ जो वो लोग मिस कर जाएँ, और कैमरा में वो शायद पकड़ी जाए, जैसे कोई बैग ले गया चुपचाप अंदर से और बैग उसने कोने में जाके रख दिया, तो आमतौर पे कैमरा पे जो टीम मॉनिटर कर रही है वो इस तरह के एक्टिविटी ट्रेस करती है। ओके, तो यही NTA-NDR एंटायर सॉक का कॉन्सेप्ट होता है। तो NTA कैमरा है नेटवर्क का, जैसे मैंने abc.com पे गया और मैंने जो भी एक्टिविटी करी, क्या पेजेस ब्राउज किए, क्या फाइल डाउनलोड की, वो सारा रिकॉर्डिंग पूरा ट्रैफिक कैप्चर करके रखते हैं NTA-NDR, और फिर बाद में अगर कोई इशू होता है तो वो आप ट्रैफिक में वापस जाके देख सकते हैं कि प्रशांत कौन सी वेबसाइट पे गया था, उसने क्या पेज दिया। इनफैक्ट वो कई टूल से भी बता देते हैं जो प्रशांत ने एकदम एंड पेज उसको दिखाई दिया था वैसा ही वो टेक्नोलॉजी में दिखेगा। ओके, नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी थी UEBA। सो UEBA पहले स्टैंडअलोन हुआ करती थी, आजकल ज़्यादातर सिस्टम्स में खुद ही आती है, और इसका फुल फॉर्म होता है यूज़र एंटिटी एंड बिहेवियर एनालिटिक्स। एसेंशली इसका काम ये है कि आप हर आमतौर पे जो डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है उसमें रूल्स होते हैं। UEBA क्या करता है, मशीन लर्निंग यूज़ करता है, और मशीन लर्निंग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फॉर्म है जो डेटा रीड करती है और डेटा से पैटर्न निकालती है, प्रोफाइल्स बनाती है। जैसे आमतौर पे एक ऑफिस में सुबह 9 बजे जब ऑफिस में लोग आने लग जाते हैं तो लॉगिन एक्टिविटी बढ़ जाती है, शाम को 6 बजे लॉग आउट एक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि लोग ऑफिस से जाने लग जाते हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्या करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आमतौर पे 30 डे का लर्निंग पीरियड रहता है ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में, और वो उसको मॉनिटर करेगा। ओके, और अगर वो देखेगा कि अचानक एक वीकेंड पे 10 लोगों का लॉगिन हुआ है तो सिस्टम मिल से कि ये मैंने एक्टिविटी पहले कभी नहीं देखी, प्लीज़ इन्वेस्टिगेट, वो अलार्म बन के सिस्टम पे आ जाएगा और सॉक टीम उसको एनालाइज कर सकती है। तो UEBA, SIM, EDR, थ्रेट, NTA-NDR इन सब के साथ इंटीग्रेट हो जाता है आमतौर पे। पहले क्या होता था, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते थे, आजकल ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में मशीन लर्निंग आ गई है तो वो खुद ही प्रोफाइलिंग होती रहती है। तो NTA-NDR आजकल UEBA के साथ आते हैं, EDR UEBA के साथ आते हैं, SIM UEBA के साथ आता है, और कई डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं जो सिर्फ UEBA भी करते हैं, ठीक है। अगली जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है सॉक में वो सैंडबॉक्सिंग होती है। सैंडबॉक्सिंग एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में फाइल एग्जीक्यूशन को करने को कहते हैं। एसेंशली
इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर कोई वो फाइल कुछ मलिशियस एक्टिविटी कर रही है यानी बैड एक्टिविटी कर रही है, जैसे मैंने कोई फाइल डाउनलोड करी PDF और वो अचानक रन होके और मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड करने लग जाए, स्पाइंग करने लग जाए, इन्फॉर्मेशन स्टील करने लग जाए, तो सैंडबॉक्सिंग ये रिकॉर्ड करता है और अलर्ट दे देता है। ठीक है, तो सॉक टीम्स को अगर इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी होती है सोर होती है, पर मैं सोर को बाद में कवर करता हूँ, पर डिसेप्शन पे आता हूँ। डिसेप्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बड़े कंपनीज में यूज़ होती है, जो बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं और साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। और इसका काम क्या होता है, फेक एनवायरनमेंट बनाना। फेक एनवायरनमेंट इसलिए, जैसे आपने घर में एक तिजोरी बना दी, तिजोरी के अंदर आपने एक फेक हार रख दिया और चोर आए और आपके हार के पीछे और उनको जैसे ही खोले, अरे वाह मेरे को तो हार मिल गया, लेकिन हो क्या रहा है, आपने कैमरा भी लगा रखा है, आप देख रहे हो घर में क्या ढूंढ रहा है, क्या वो सीधे तिजोरी की तरफ गया, यानी इसको पता था कि वहाँ यहीं पे तिजोरी है, तो यानी कहीं से कुछ उसने पहले से रिसर्च कर रखी है, इन्वेस्टिगेशन कर रखी है, या वो इधर उधर हर कमरे में जाके फिर तिजोरी पे गया है। तो डिसेप्शन टेक्नोलॉजीज क्या करती है, फेक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है हैकर्स को टारगेट करने के लिए, ताकि आप हैकर्स के टारगेट के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सके और उससे अपने डिफेंसेस को, अपनी प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजीज़ को, डिटेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ को बेटर ट्यून कर सके आगे इश्यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजीज़ कम यूज़ होती हैं, लेकिन बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है इनके पीछे। लास्ट जो टेक्नोलॉजीज बड़ी कॉमन है, एंड आई एम श्योर आई वुड हैव मिस्ड समथिंग एल्स, बट सोर बड़ा कॉमन है आजकल, पिछले 4-5 साल में आई है टेक्नोलॉजी। और सोर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, मैनुअल पार्ट किसी भी टूल में जो है उसको ऑटोमेट कर देती है, इसलिए इसका नाम ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है। एग्जाम्पल, लेट्स से हम वो पुराना सिनेरियो देते हैं जिसमें एक पर्सन ने, लेट्स से मैंने ही रात में लॉगिन किया अपने ऑफिस के सिस्टम से, ओके, और वो सिस्टम पे नॉर्मली यूज़ नहीं करता, मैंने एक सर्वर पे लॉगिन किया जो कि कम लोग यूज़ करते हैं। तो कोई अगर सिम से अलर्ट जाएगा और जो सॉक टीम है मुझे कॉल कर सकती है, मेरे मैनेजर को कॉल सकती है कि जी प्रशांत के नाम से लॉगिन हुआ है, क्या आपको पता है? मैनेजर बोलता है हाँ, मैं बोलता हूँ हाँ, तो यानी मैनेजर बोलेगा मैंने अप्रूव कर रखा है, तो आप इसको काम कर दें। सॉक टीम बोलती है ओके अप्रूव्ड एक्टिविटी, और वो इग्नोर कर देंगे अलर्ट को या अलार्म को। लेकिन दूसरा सिनेरियो जहाँ पे क्या है कि मेरे को मेल आएगा, मतलब मैं गया बिना मैनेजर के अप्रूवल के, क्योंकि मेरी इंटेंट ख़राब है, और मैनेजर को मिल गया, मैनेजर ने नो कर दिया, और तो सॉक टीम क्या करेगी, तुरंत मेरा अकाउंट डिसेबल कर देगी और सर्वर को मॉनिटरिंग कर देगी प्रशांत ने क्या चेंजेस किए। ठीक है, अब ये काम मैनुअल होता है आमतौर पे, इसको करने में कुछ महीने, कुछ मिनट, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सॉक टीम ने अलर्ट देखा है नहीं देखा है, कितना इंपॉर्टेंट है सर्वर जहाँ पे मैंने लॉगिन किया। और सोर क्या करता है, इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा, कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं। जैसे ही अलर्ट आएगा सोर ऑटोमेटिकली एक मेल भेजेगा मुझे और मेरे मैनेजर को, मेरे से अगर येस है और मैनेजर से नो है तो ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, और ये काम सारा कुछ सेकंड में हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये आपके जो ऑटोमेशन का प्रोसेस यूज़ करता है सारी मैनुअल एक्टिविटीज़ का, ओके। और ये पिछले 4-5 साल में टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर हो गई है, एंड बिकॉज इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम्स और प्रिटी गुड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी हम लोग जितने पैसे दे रहे हैं उसकी वैल्यू है क्योंकि टाइम बचा रही है, ओके। तो ये होती हैं सारी टेक्नोलॉजीज जो सॉक में होती है। अब क्या होता है कि जो सॉक में लोग काम करते हैं हम उनकी बात करते हैं, ओके। तो सॉक में जो आमतौर पे जो रोल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको इन टेक्नोलॉजीज़ की समझ होती है। सॉक एनालिस्ट जिसमें सबसे पहला का लोग होते हैं, तो सॉक एनालिस्ट को इन सारे टूल्स जो मैंने पहले बोले इनके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनको टूल्स पे यूज़ करना आता है। उनके फिर मैनेजर्स भी होते हैं, ऐसे कंटेंट डेवलपर होते हैं जो थ्रेट, जो कि कोई नई लेट्स से कोई नया पैटर्न आया है अटैक का, या कोई नए डिवाइस को इंटीग्रेट करना है जिससे हमें डेटा पढ़ना है तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई नया अटैक पैटर्न आया तो थ्रेट रिसर्चर्स क्या कर सकते हैं, वो उसको अपने डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम में इनेबल कर सकते हैं। जैसे भी रशिया और यूक्रेन की साइबर वॉर चल रही है और उसमें बहुत सारे डेटा वाइपर्स आ रहे हैं। मेरे आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो मैंने, और पॉडकास्ट में भी मैंने जो साइबर वॉरफेयर पर अपडेट्स दे रखी है उसमें ये चल रहा है। तो मुझे 3 डेटा वाइपर्स मिले हैं और मैं चाहता हूँ कि एज ए थ्रेट रिसर्चर कि ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आना आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, उनको एनालाइज करूँगा और उसको अपने एंड पॉइंट प्रोटेक्शन और फायरवॉल्स को मैं ट्यून कर दूंगा कि जैसे ही दिखें वो ब्लॉक कर दो, तो उससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन बती रहेगी। और यही थ्रेट रिसर्चर्स का काम होता है और वो सॉक का पार्ट होता है। और ये सारी टीम मिलकर अपने प्रोसेसेस को, यानी अपनी जो
स्टेप्स हैं उनको अप टू डेट रखती है, अपने टूल्स को अप टू डेट रखती है। ओके, और यही काम सॉक का होता है। ओके, और इवेंचुअली उनका गोल क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी अटैक्स ना हो। एंड इस पूरे सॉक में जो सबसे क्रिटिकल जो चीज़ होती है ना, वो ये होता है कि साइबर सिक्योरिटी में हम लोग को पढ़ना बहुत पड़ता है। तो इट्स नॉट ईजी, ओके, बिकॉज अटैकर्स को तो सिर्फ एक बार सही होना है ना। और जो सॉक साइड होती है उनको हम हर अटैक बचाना है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो। तो उनकी एक गलती हो गई, बिजनेस बंद हो सकता है। ओके, और वहाँ पे क्या होगा, हैकर्स को अगर उनको लाख में से एक भी सही हो गया तो वो बिज़नेस बंद कर सकते हैं। तो ये हमेशा जंग चलती रहती है सॉक टीम्स और हैकर्स के बीच में। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स में कुछ और समझना हो तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। मैं ऑफ कोर्स अपने हिसाब से टॉपिक डालता रहूँगा। मेरा ट्विटर हैंडल पे या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।